चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी संगीत की तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो आपके लिए ये जो क्लास है, ये जो सीरीज है वो काफी लाभदायक होगा। तो चलिए, मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक और आपके लिए हम 30 क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन एक दिन बाद यानी एक दिन गैप कर करके इसी VR एजुकेशन के YouTube चैनल पे सुबह के 6 बजे जो है वो आपका ये सीरीज जो है वो आ जाता है। और इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप चाहे तो चैनल के अंदर में जा कर करके और वहां जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ये आपका जो सीरीज है वो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगर क्रम से देखेंगे तो आपको विशेष जानकारी जो हो आपको होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह का केवल प्रश्न करा रहे हैं अभी कि जो अलग अलग एग्जाम में जो है वो प्रश्न आते हैं। नए नए प्रश्नों का ज्यादा अभ्यास हम लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि ज्यादा नया करा देंगे, 500 1000 भी क्वेश्चन करा देंगे तो ये उम्मीद है, चांस है, संभावना है कि 1-2 प्रश्न अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर 1000 प्रश्न आप उस लेवल का करते हैं कि जो एग्जाम में आता है, तो यकीन मानिए उसमें से 20-50 ऐसे संख्या में आपको प्रश्न जो है वो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो सही दिशा में एकदम डायरेक्शन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप हम पे भरोसा कर करके और यहाँ पे सुबह के 6 बजे आकर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के पहले प्रश्न जो है वो कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। भले ही अगर कोई बार बार इस प्रश्न को किए होंगे तो अब उन्हें ये इजी लगने लगा होगा, लेकिन सही बात तो यही है कि इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। जो नए 2-4 प्रश्न आते हैं वो तो कोई आदमी गेस नहीं करता, अनुमान नहीं करता है। उस तरह का प्रश्न 2-4 आएंगे तो वो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, टीचर को भी उसमें शोध की जरूरत हो जाती है कि ये बात कहाँ लिखी गई है, क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फिजूल बातें नहीं करते हुए फटाफट से आज के सीरीज को शुरू करेंगे और जल्द ही सीरीज आज खत्म हो जाएगा। स्वर, यह स्वर अर्धदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते हो कि मध्यम यानी म को ही अर्धदर्शक स्वर के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर देखेंगे तो अगला सवाल एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि बालकृष्ण बुआ इचिलंजीकर के गुरु का नाम क्या है। बालकृष्ण बुआ इचिलंजीकर के गुरु का नाम क्या है? तो इनके प्रारंभिक गुरु की अगर हम बात कर लेंगे तो प्रारंभिक गुरु इनके देवजी बुआ है। याद रखेंगे, प्रारंभिक गुरु कौन है? तो देवजी बुआ है। बाकी ये ख्याल के जो है जब बड़ा होते हैं तो ख्याल की जो शुरुआत है सीखने के लिए वो किनसे करते हैं? तो आप वासुदेव राव जोशी का नाम सुने होंगे। तो वासुदेव राव जोशी से जो है वो बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के द्वारा जो है इचलंजीकर जो है वो उनसे शिक्षा लेते हैं। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का स्थान किस स्थान पर स्थित है? फटाफट से देखेंगे तो संगीत अगर बात कर लेंगे संगीत एवं कला के लिए तो रायगढ़ नहीं होगा, सुजानगढ़ नहीं होगा, रामगढ़ नहीं होगा। ठीक है, ये आपका होगा खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ जो आपका संगीत विद्यालय है, इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है। तो याद रखेंगे कि इसकी जो स्थापना है वो आपका कब है? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, पूरे एशिया में ये एकदम फेमस सांगीतिक विद्यालय है और इसे ही इंदिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कला। ठीक है, तो ये बातें आप पढ़े होंगे तो केवल आप हल्का फुल्का भी बात आपको हम देते जाएंगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा कि हाँ यही होता है। और खैरागढ़ पड़ता कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के लिए किस घराना से संबंधित है? तो ये आप सब जानते हो, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये किराना घराना से संबंधित है। लेकिन ये जो आपको बार बार बोलते हैं कि हल्का लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं। ठीक है, ये आएगा और इसको आपको बार बार रिवीजन कर करके बना करके रखना है। तो आप चिंता ना करेंगे, कुछ नए कुछ पुराने किस तरह के आते हैं। अलग अलग एग्जाम हो चुके हैं, अब तक बहुत संगीत के एग्जाम हो गए हैं, उन सबसे मिली जुली प्रश्नों आपको सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा औडव संपूर्ण? ये आडव नहीं है, ये औडव संपूर्ण की बात करते हैं जिसमें 5 और 7 स्वर लगते हैं। ठीक है, आरोह में 5, अवरोह में 7। तो औडव संपूर्ण की बात कर लेंगे तो इसमें आपका शुद्ध कल्याण जो है वही उसी में आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। अगले सवाल की तरफ देखें फटाफट से। तो बलराम पाठक तरब के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते हैं? तो बलराम पाठक जो है वो भाई बजाते हैं सितार और वो कितने तरब का तार यूज करते हैं? तो वो 00 याद रखेंगे, ये 0। ये इस तरह से अगर आपको कंफ्यूजन देता है तो मान के चलो ये काट ही लो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देना चाहिए था। तो ये 00 वाला जो है वो आपका ये तरब के तार का इस्तेमाल करते थे।
अगली बातें कर लेंगे तो किस संगीतक द्वारा राग यमन की रचना की गई है। तो राग यमन की रचना आप सब जानते होंगे, यमन ही नहीं बल्कि कई ऐसे रागों की रचना जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। ठीक है, राग जिल्प है, सरपर्दा है, बहुत तरह के रागों की रचना जो है अमीर खुसरो के द्वारा की जाती है। कई तालों के रचनाकार हैं। ठीक है, और हिंदवी और आपके अरबी वगैरह मिला कर करके और बहुत बढ़िया बढ़िया गायकी करते थे। और आप जानते हो कि सूफी संतों के दरगाह पे जो कोल गाने की जो परंपरा है, जिसको आप आमतौर पर कव्वाली के नाम से जानते हैं, तो ये कव्वाली गाने की जो परंपरा है ये सूफी संत अमीर खुसरो के द्वारा ही विकसित किया गया था। ठीक है, और बार बार बोलते हैं इसे हिंदुस्तान में सूफी संगीत के जनक कहा जाता है। प्राचीन काल राग में निर्माण कौन सी प्रचलन में है, फटाफट से प्राचीन काल में राग में निर्माण की कौन आप समझिएगा, थोड़ा थोड़ा बॉडी मिस्टेक होगा, ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार बोलते हैं कि ये क्वेश्चन टाइप हम नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग व्यक्ति हैं जो डेली हमको टाइप करके देते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, हम यहाँ पे बोल देंगे। बाकी आप सब जानते हो प्राचीन काल में जो आपका है रागों से संबंधित वो ठाट नहीं मेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेंगे। अगले सवाल जो है फटाफट से देखेंगे। अगले सवाल है, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एक बात और बोल देते हैं कि ये प्रैक्टिस का यहाँ पे जो भाई चलता है, तो ये उन बच्चों के लिए जो कहीं से थ्योरी पढ़ चुके हैं या थ्योरी पढ़ रहे हैं, ताकि उनको आइडिया लगे प्रश्न आता कैसे है, और वो अगर पढ़ लिए हैं, प्रश्न भी करके बैठ गए हैं, शायद उनका किसी का एग्जाम डिले होगा, तो उनके लिए ये बीच अभ्यास है कि ये खत्म ना हो, आप कंटिन्यू करके रखें। बाकी अगर कोई नए बच्चे आते हैं, कहीं क्वेश्चन कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो आप पीवाईक्यू रटने का प्रयास नहीं करिए, उससे एग्जाम नहीं क्लियर होगा। बहुत सारे लोग बाउंड्री पे भी आके कर लेंगे, 100-200 क्वेश्चन लगाने लगेंगे, आपसे आराम से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, 55 बन जाएंगे, 60 बनने लगेंगे, तो उससे रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको पहले संगीत का हॉल जो आपका थ्योरी का जो सिलेबस है उसको खत्म कर लेना, पढ़ के खत्म कर दीजिए, और पढ़ते रहिए, साथ साथ जो है एमसीक्यूज करते रहिए, ताकि आपको जो पढ़िएगा अंदाजा होते रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उससे प्रश्न किस तरह से आते हैं। समझ बात ना, तो उसको आप पूरा खत्म करते करते आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पूरा थ्योरी जब हम खत्म कर लिए तो प्रश्न किस तरह से बनते, ये समझ में आ जाएगा। और बाद में आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट मंगा के, कहीं भी किसी तरह का बुकलेट मंगा करके, जिसमें सही आंसर केवल हो, क्योंकि गलत आंसर रहेगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे। मान के चलिए कि आपको 60-70 क्वेश्चन लगाए, 5 ऑप्शन आपको गलत मिल गया, तो लग रहा है कौन सही हो कौन गलत होगा, 300-400 रुपया की किताब सब धैर्य रह जाएगा। अब आप नहीं पढ़िएगा, वो किताब आप मंगाए, 2 दिन ललक में यूज किए, उसके बाद से खाली नाम के कि हम एगो संगीत का किताब मंगाए हुए हैं, और उसको आप पढ़े नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी अगर एक किताब को बढ़िया से थ्योरी और बढ़िया से पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो है वो हजारों की संख्या में लोग किताब मंगाते हैं, ये करते हैं, ये किताब से नहीं होगा, अब अगला किताब साइड पे देख लिए तो वो है, कोई और प्रचार कर दिया तो वो है, वो किसी एक के साथ रहते ही नहीं। समझ बात ना, तो आपका यही एक प्रोसेस है कि पूरा थ्योरी पढ़िए, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ रहे कुछ पीवाईक्यू लगाएं। जाहिर सी बात है कि कुछ आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे कि जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, उसको सीखिए। जब आगे जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वही वाला इसमें आएगा, तो समझ जाइएगा कि अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन छूटा था उसका मतलब ये होता है, तो फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट टाइम में जब आएगा तो केवल रिवीजन। तो हमारे यहाँ 2 व्यवस्था है, अगर आप चाहे तो शुरुआत से ट्रिकली एकदम पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं, फीस 499। अगर जिन बच्चों की तैयारी है तो प्रैक्टिस सेट चाहिए। अब देखिए यहाँ सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस कराते हैं, क्लास 12 के बच्चों से लेकर के टीजीटी, पीजीटी, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए यहाँ क्वेश्चन है। लेकिन जो चाहते हैं कि जैसे कोई बहुत सारी संख्या में बीपीएससी वाला भी क्लास ले रहा है, तो बीपीएससी का बैच भी है, और बीपीएससी के लिए अलग से जो है वो हम लोग क्वेश्चन भी टाइप कर दिए हैं 5 ऑप्शन वाला। तो आप चाहे तो 5 ऑप्शन वाले पे प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए यहाँ तो रिवीजन होते रहेगा आपका, लेकिन वहां आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो मेरे नंबर पे प्रैक्टिस सेट के लिए आपको फी लगेगा 299 रुपया, जहां आपके जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे के सारे जो है A4 साइज पेज में, कई क्वेश्चन दो आपको एक ही पेज में रहेगा, आप दोनों पट्टी करा करके प्रिंट करा लीजिएगा, सेट मारिएगा। क्वेश्चन जो है वो अलग पीडीएफ में होगा और आंसर जो होगा उसका अलग पीडीएफ में होगा, ताकि आप क्वेश्चन 50-100 जितना आपको मर्जी है लगाने के बाद उस आंसर से आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, इसका फी कितना लगेगा प्रैक्टिस सेट के, तो 299 रुपया। अगर जो चाहते हैं कि सर बैच भी ले ले, पूरी तैयारी भी कर ले, पढ़ ले थ्योरी और प्रैक्टिस सेट भी हमें करा दीजिए, सारा कुछ नोट्स वगैरह भी दे दीजिए ताकि हमके लिखने में जो है दिक्कत ना हो, तो बस आपको 499 पे करना है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8825 और 3765551। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है।
आपको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, आपको एक गुरु का मार्गदर्शन हमेशा मिल जाएगा। आप जब चाहे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, किसी भी थ्योरी में फंस रहे हैं, आप उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, सारा कुछ आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब समझिए कि गुरु आपके द्वार, कहां खोजते चलिएगा, संगीत के आला आली, खास करके थ्योरी की टीचर आपको जो है वो बढ़िया वाला नहीं मिलता है। तो समझिए कि हम आपके साथ हमेशा है। सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के आप 10 बजे तक भी अगर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करते हैं तो उसका जो है वो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी नंबर पे संपर्क करना है। तो सर्वप्रथम विकृत स्वरों की अगर बात कर लेंगे तो ये सारंग देव जो है विकृत स्वर की चर्चा सबसे पहले जो है वो आपके भारत ने ही किए हैं। और स्वर की व्याख्या आप जानते होंगे कि मतंग के द्वारा किया गया, जहां पहली बार राग का शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर विकृत स्वरों की बात कर लेंगे कि सबसे पहली बार उल्लेख करने वाले कौन हो जाएंगे, तो सारंग देव हो जाएंगे। ठीक है, सारंग देव, इनके पिता का नाम कमेंट में आप जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि पैड में भी संगीत रत्नाकर के बारे में सारी चीजें जो है वो बता दी हैं। ठीक है, और ये भी आपको बताना है कि अब क्वेश्चन भी आपको करा है कि संगीत रत्नाकर के अंतिम प्राशस्त्य लिस्ट जो है उसमें कितने अध्याय शामिल है। ध्यान से सुनेंगे। अगली बातें, अवनद वाद को क्या कहते हैं, तो अवनद वाद को तंत्री वाद कहते हैं, ताल वाद कहते हैं, वंशी कहते हैं। ये तीनों गलत जवाब है। सही जवाब की बात कर लेंगे तो ये पुष्कर वाद्य कहलाता है। इस तरह से ही प्रश्न आपको एकदम मिले जुले करा रहे हैं। कहीं भी कुछ भी आप पढ़ के आए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ सर, जो भूल रहे थे एकदम आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, और वही कुछ हल्का कुछ भारी सब तरह का प्रश्न होगा, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रश्न है कि तानपुरे का घुरज किस लकड़ी का बना होता है। अगर जो बच्चा बहुत दिनों से प्रैक्टिस किए होंगे तो ये प्रश्न आते हैं। इस तरह का प्रश्न जो है आपको अभ्यास भी करना है। तानपुरे का अगर घुरज की बात कर लेंगे तो आप सब जानते हो कि ये सांबर सिंह का बना होता है। किसका बना होता है? सांबर सिंह का। अगले सवाल, सितार वादन, ध्यान से सुनेंगे, सितार वादन का सही क्रम है। तो इसमें पहले जो होता है आलाप लिया जाता है, याद रखेंगे। इसमें पहले जो होता है आलाप होगा, याद रखेंगे आप। आलाप के बाद जो है वो रागों का जो है वो धीमी गति से आलाप होगा। उसके बाद आपका जो है वो आलाप के बाद जो होगा आपका जोड़ बजेगा। क्या होगा? जोड़। और जोड़ के बाद थोड़ा सा ध्रुत लय में जो है वो झाला, और लास्ट में जो है वो आपका क्या बजेगा? गत। और गत के बाद फिर जो है वो झाला बज जाता है। तो ये मुख्य रूप से आलाप, जोड़, झाला, गत याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? गत नहीं होगा, आलाप होगा। जोड़ नहीं है, आलाप होगा। जोड़ है, झाला है, गत है। सही जवाब जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो फटाफट से देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, विलंबित ख्याल के साथ बजने वाली ताल का नाम बताइए। तो विलंबित ख्याल के साथ कौन सी ताल बजती है? तो अगर विलंबित ख्याल है तो या तो एक ताल बजाइए, झुमरा ताल बजाइए, समझ रहे बात ना, ये सब बजती है। तो झुमरा ताल बिल्कुल सही है। इसमें धमार ताल नहीं होगा, दादरा नहीं होगा, दीपचंडी नहीं होगा। ये दीपचंडी जो है वो और अलग तरह से जो जिसमें भावपूर्ण गायकी, जैसे खास करके अर्धशास्त्रीय जैसे ठुमरी है, गजल है, चैती है, इन सब के लिए ज्यादातर दीपचंडी का इस्तेमाल जो है वो होता है। तो सही जवाब जो है वो आपका झुमरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए झुमरा ताल कितने मात्रा का होते हैं और कितने इसके विभाग होते हैं ये आपको कमेंट करके बताने हैं। चीजें थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके याद करने का प्रयास करिए यदि आप पढ़े हैं तो। ठीक है, और लिखने का प्रयास करिए। याद करके अगर आप यहाँ कमेंट में टाइप कर देते हैं तो वो समझिए कि वो बातें आपको और ज्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए एक बात बताते हैं कि मनुष्य अगर भूलता है तो एकदम अच्छी बात है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है भूलना। अगर कोई इंसान नहीं भूले तो वो पागल हो जाएगा। सर बात है ना। हाँ, आप बस तरीका टैक्टिस से भले ही उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग कुछ चीजों को भूल जा रहा है तो समझिए कि ठीक ही है। समझ बात ना। लेकिन आप ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं तो वो लंबा समय तक चलता है। समझ बात को, वही चीज होता है। लेकिन आपको ये नहीं समझना कि सर हम भूल रहे हैं मतलब बहुत कमजोर है, हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए सितार में आलाप करते समय मुख्य आधार स्वर को दिखाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे टोंक कहते हैं। याद रखेंगे, सितार में जो आलाप करते हैं, आलाप करते समय जो मुख्य आधार स्वर को दिखाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो टोंक कहते हैं। याद रखेंगे, ये बढ़िया सवाल था आपके लिए। अगला सवाल जो है वो अगला सवाल है कि भारत के तृतीय साधना में कितनी श्रुतियां प्राप्त है। अब ये भी क्वेश्चन आप इतने बार के होंगे तो डायरेक्ट आंसर आपको रटाइल होगा कि भारत तृतीय साधना में, पहले साधना में प्रमाण श्रुति और दूसरे साधना की अगर बात कर लेंगे तो दूसरे में जो है वो 2 स्वर माने, जिसमें आपका 2 स्वर खास कर करके जैसे ग और नी है। तो ग और नी की कितनी श्रुतियां है? तो ग और नी की अगर बात कर लेंगे तो ग की 2 श्रुतियां, नी की 2 श्रुतियां, तो 2 आपके 4। ठीक है, तीसरे में आपको 6, 3 डायरेक्ट 6, और चौथे की अगर बात कर लेंगे तो इसमें 12।
तो कितने श्रुतियां प्राप्त हुए ये याद रखेंगे। श्रुतियां कौ स्वर का है तो इसमें 6, तो याद रखेंगे ये सही जवाब जो है वो आपका बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है, एक ताल का चक्रधार टुकड़ा दूसरे किस ताल के समान रूप बज सकता है। एक ताल का चक्रधार टुकड़ा जो है वो दूसरा जो है वो किस ताल के समान बजेगा, तो वो 3 ताल के समान जो है वो बजेगा। ठीक है, तो ये इसी के समान जो है वो दिखेगा। 16 मात्रा के ताल होते हैं जिसको कहते हैं 3 ताल। अगले सवाल है कि सारंगी का वादन किससे किया जाता है। ये सारे सवाल भले ही आपको कॉमन लगते हैं लेकिन यही सवाल जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा गज से, जिसे आप वो कहते हैं, और ये घोड़े का बाल का बना होता है। ये सारी बातें तो आप जानते पढ़े ही होंगे। अगले सवाल, राग जिसमें बिहाग और कल्याण का मिश्रण हो, तो बिहाग और कल्याण के मिश्रण से जो राग होता है आप जानते हो कि इसे मारू बिहाग कहते हैं। तो सही जो जवाब हो जाएगा मारू बिहाग हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन मारू बिहाग। ठीक, इसमें बिहाग और कल्याण का क्या होता है, तो मिश्रण होता है। अगले सवाल की बात कर लेंगे, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है कि अभिनव गीतांजलि कितने भागों में है, और आपको एक कॉपी कलम ले करके ही बैठना है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको लिखना है एकदम ईमानदारी पूर्वक। अगर गलत हो रहा है तो एक तरफ आप गलत का सिंबल, एक तरफ सही। गलत कितना हो, सही कितना हो रहा है, 1 है 2 है, गलत कितना हो रहा है ये लिखिए। लिखने के बाद कमेंट आप जरूर करके ईमानदारी से एकदम बताइए। कम आ रहा है तो भी आप बताइए, ज्यादा आ रहा है तो भी बताइए कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए गीतांजलि की बात कर लेंगे। अभिनव गीतांजलि है, तो अभिनव गीतांजलि के लेखक जो हो जाएंगे वो आपके रामाश्रय झा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो रामाश्रय झा हो जाएंगे। अब रामाश्रय झा के बारे में आप पढ़े होंगे। सभी संगीतज्ञों का उपनाम भी आपको याद रखना है। कम से कम तो 50 ऐसे संगीतज्ञ हैं जिनका उपनाम है और उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, उनके ग्रंथ, उनके उपनाम, सारी बातें। तो रामाश्रय झा जिन्हें कहते हैं राम रंग, इनका उपनाम क्या है, तो राम रंग है। और राम रंग यानी रामाश्रय झा की ही किताब है जिसे कहते हैं अभिनव गीतांजलि, और ये 5 भागों में है। याद रखेंगे कितने भागों में, 5 भागों में। अगले सवाल की बात कर लेंगे, तो अगला सवाल यह है कि राग मालकौंस का वादी संवादी क्या है। तो ये आपको पहले ही बताए होंगे कि राग मालकौंस के, तो माल बड़ी मस्त है, याद रखेंगे, तो म बड़ी वादी संवादी। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तब भी कोई बात नहीं, आगे का मवादी लास्ट का संवादी, मालकौंस ये राग है। ठीक है, चलिए, और ये आपका भैरवी थाट का राग है जिसका नाम है मालकौंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितार में किस नंबर का तार चिकारी का तार कहलाता है। सितार के सभी तारों को आपको याद रखना है, तानपुरा को भी याद रखना है, कौन किस धातु का बना होता है, किसको किससे मिलाया जाता है, महिला के तानपुरा, पुरुष के तानपुरा, सभी बातें आपको याद रखना है। चिकारी का पहला तार हो चाहे दूसरा तार हो, जोड़ी का तार आपको है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, सितार में किस नंबर का तार चिकारी का तार कहलाता है। तो लास्ट का 6ठे और 7वां, ये दोनों जो है वो आपका चिकारी का ये पहला तार और चिकारी का ये दूसरा तार। तो यहाँ चितारी का दिया हुआ है, 7 है ये नहीं है, तो आप 6 के साथ जो है वो आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अगर बात करते हैं, तो अगला सवाल आपका ये भी है कि सवाल है कि मुख्य लयकारियां कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य लयकारियां जो है वो आपके 2 प्रकार की होती है। तो सही जवाब जो है वो आपके सामने हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला सवाल यह है आपके सामने, दिल्ली बाज में प्रायः कितनी उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो पिछले दिन भी आपको हम बताए थे दिल्ली घराने के बारे में कि तानरस खां इसके संस्थापक है, और उनके 2 शिष्य जिसका नाम उस्ताद अलैया और आपका उस्ताद अलैया के बारे में पढ़ाए होंगे, और आपके एक और उसके फतेह अली के बारे में पढ़ाए होंगे जिसे खां भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जिनके शिष्य है जो आगे चल के पटियाला घराना बना देते हैं। तो उसी में आपको बताए होंगे कि ये दिल्ली घराना में 2 उंगलियों का प्रयोग होता है, 10 से दिल्ली और 10 से 2 उंगलियां। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद हो गई होगी, अब लंबे समय तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो ये आपको हम बैच में सभी संगीतज्ञों के ग्रंथ के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक है, तमाम तरह के ग्रंथ, लगभग आपको 40-50 से भी ऐसे सांगीतिक ग्रंथ है, और उसके कौन रचनाकार है ये सबके बारे में बताए हैं, और थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन होता है उसको भी दूर करने का प्रयास किए हैं। तो एक बताए थे कि अभिनव राग मंजरी है, और एक अभिनव ताल मंजरी है, और एक भारतीय ताल मंजरी। तीनों में कंफ्यूजन होता है। तो ताल मंजरी, त से ताल, त से तुलसी, याद रखना है, त से ताल, त से तुलसी। तो कहेंगे कि सर भारतीय ताल में भी तो ताल होता है, वो सारी बात आपको बैच में पढ़ा दी है। सही जवाब अप्पा तुलसी काशीनाथ हो जाएंगे। ठीक है, और अगर राग मंजरी रहे तो आप तो जानते हो कि भातखंडी की किताबें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर लेंगे, शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं। तो आप सब जानते हो कि शिखर ताल जो है वो शिखर ताल में 17 मात्रा होते हैं और इसके 5 विभाग होते हैं। तो याद भी आपको याद हो सकता है, कई बार आपसे मात्रा पूछ दे तो स से शिखर स से 17 याद रहेगा आपको, स से शिखर स से 17, और इसके विभाग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। चलिए याद रहेगा आपको। चलिए ये विभाग का आपको पैटर्न लिख करके कमेंट करना है कि ये 5 जो विभाग है, यदि आपको जानकारी में है तो 5 विभाग का पैटर्न लिखिए कि पहले विभाग में कितने मात्रा, दूसरे विभाग में कितने, तीसरे में, चौथे में और 5वें में कितने मात्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब लिखा हुआ है, कई जगह आपको कुतुब मिल जाएगा, एक ही बात है। भरत जो है कुतुब के बारे में बताए हैं। ठीक है, नामक वाद वृंद किस काल से संबंधित है? वैदिक काल, भरत काल, गुप्त काल। जब भरत है तो आपको जाना है भरत के साथ। ठीक है, और कुतुब के 3 प्रकार भरत के द्वारा बताई गई थी, ये सब बातें पढ़ना है आपको और यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेंगे तो अगला सवाल आपके सामने है कि कर्नाटक ताल पद्धति में क्या नहीं होता है? तो नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो मात्रा है, खाली है, चिन्ह है, विभाग। कर्नाटकी संगीत में विभाग जो है वो नहीं होता, याद रखेंगे। अगले सवाल, बस 2-3 सवालों के साथ आज का सीरीज जो है वो खत्म होने वाला है। तो सीरीज को आप प्लीज जो है वो फॉलो करते रहें। आज थोड़ा सा जल्दबाजी में है तो बहुत सारी चीजों के ऊपर में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन करा देते हैं ताकि सीरीज जो है वो छूटे नहीं, हमारा भी काम हो जाए, आपका भी काम। छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हो कि गजरा होता है तबले के ऊपर में, समझ रहे बात ना? तबले के ऊपर में क्या होता है? तो गजरा होता है, तबले के ऊपर में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। और ये चारों तरफ गजरा होता है, इसी के चारों तरफ जो होता है छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों से जो होते हैं वो बंधे होते हैं भाई, समझ रहे बात ना? चलिए, तो ये आपका सही जवाब होगा गजरा। अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सादरा किसे कहते हैं? तो सादरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सादरा कहते हैं, किसको कहते हैं? तो सादरा कहते हैं चैती को। किसे कहते हैं? चैती को कहते हैं। ठीक है, सादरा किसे कहा जाता है? चैती को कहते हैं। समझ के बाद चैत में एकदम झाल कूट कूट करके गाया जाता है, हे रामा कंठे सुरवा, सुना हो ना? मतलब हे रामा का बोल का उच्चारण होता है। कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक का है? लास्ट प्रश्न है ये आपका। हारमोनियम को समानांतर सप्तक का वाद्य माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको 30 प्रश्न करा दिए। ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि 30 में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए। ठीक है, किसी प्रश्नों में किन्हीं बच्चों को डाउट होगा, कमेंट में आप अपनी बातों को, अपनी राय को रखें। ठीक है, और सीरीज कैसा लगा ये भी रखें, किस जिला से आप क्लास को देख रहे हैं इसको भी आप रखें। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा तो आप हमें गाइड कर सकते हैं। 30 प्रैक्टिस करा दिए, ये प्रैक्टिस जो है वो निरंतर जारी रखने का हम प्रयास करेंगे। कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है सबका, तब तक। ठीक है, एक एग्जाम खत्म होगा, फिर होगा, फिर खत्म होगा, फिर होगा, तो मतलब ये नॉन स्टॉप जो है वो सीरीज यूट्यूब पे जारी रहेगा। ठीक है, कुछ दिन 30 क्वेश्चन का चलाएंगे, फिर हो सकता है कि 20 क्वेश्चन का चला देंगे, और इस तरह से ये अलग अलग कस्टमाइज होकर के चीजें चलती रहेगी यूट्यूब पे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। जिनको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी के लिए आप स्पेशल जो है अगर चाहते हैं कि थ्योरी एकदम पूरा का पूरा जो है वो ट्रिकली पढ़े सर, समझ रहे बात ना? तो ट्रिकली अगर पढ़ना है तो आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बैच का फीस जो है वो 499 रुपया मात्र है। इसमें पूरा थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा, पूरा पीवाईक्यू वगैरह करा दिया जाए। इसके बाद अगर चाहते हो कि जीके जीएस वगैरह अलग अलग एग्जाम में आता है उसका बैच ले, तो हमारे यहाँ सब बैच आपको स्पेशल मिल जाएगा। हिस्ट्री स्पेशल मिल जाएगा, ज्योग्राफी स्पेशल मिल जाएगा। मुख्य रूप से ये 2 ज्यादा आता है, तो इसी 2 का भी फिलहाल में बैच है। करंट के लिए क्या करना है? यूट्यूब पे किसी का अपना वीडियो देखते रह जाइए, जब से फॉर्म भरा जाएगा तब से वीडियो देखिए तो करंट आपको उसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर आप इसको कर लेते हैं, करंट यूट्यूब पे किसी का देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा। अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो कुछ क्वेश्चन आप आराम से साइंस का भी कर लेंगे आराम से, समझ मतलब, तो ये आपको दिक्कत नहीं होगा, हर एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं कि एक बार 1000-2000 का बैच दे देंगे, उसमें कहेंगे कंप्लीट जीके जीएस। पता चल रहा है कि म्यूजिक पढ़ करके लिए, म्यूजिक तो ठीक है और उसमें जीके जीएस सब नसाइल है एकदम, सर बात ना? मतलब वो आपका कोई काम का नहीं है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं है। जो बैच आपको समझ में आता है उसी को आप परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो हिस्ट्री समझ में आ रहा है तो हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी समझ में आ रहा है तो ज्योग्राफी लीजिए। सबका इंडिविजुअल फी है और उसमें भी एकदम कम से कम। ये नहीं है कि अगर एक बार लोगे तो कम लगेगा, अलग अलग लोगे तो ज्यादा लगेगा, ये सब कुछ नहीं है, सब कम है। ये 499, ये 199, ये 199, यही है हमारे यहाँ का पेड कोर्स का एक, समझ रहे बात ना, जानकारी। चलिए तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।